रात का सन्नाटा, बनारस का मणिकर्णिका घाट। चिताओं की आग के बीच कबीर अपनी बाइक रोकता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग है। कबीर जेब से एक पुरानी खून से सनी तस्वीर निकालता है। तस्वीर में 3 चेहरे हैं, एक उसका भाई समीर और 2 धुंधले चेहरे। वह तस्वीर को आग के हवाले कर देता है। फ्लैशबैक। 5 साल पहले दिल्ली की एक चमचमाती सुबह। समीर अपनी नई पुलिस यूनिफॉर्म में कबीर के गले लगता है। दोनों भाई बेहद खुश हैं। समीर कबीर से वादा लेता है, कुछ भी हो जाए कबीर, कानून हाथ में मत लेना। कबीर मुस्कुराकर सिर हिला देता है। सीन बदलता है। एक सुनसान सरकारी गोदाम। समीर अकेले रेड मारने पहुंचता है। वहां ड्रग्स के कट्टों के बीच शहर का सबसे बड़ा डॉन सिंघानिया खड़ा है। सिंघानिया मुस्कुराता है। समीर पर पीछे से वार होता है। कबीर का सबसे करीबी दोस्त पुलिस अफसर विक्रम हाथ में लोहे की रॉड लिए खड़ा है। गद्दारी साफ है। समीर तड़प रहा है। सिंघानिया कहता है, वर्दी की धौंस सही जगह दिखाया कर लड़के। विक्रम समीर के सीने में 3 गोलियां दाग देता है। वर्तमान। कबीर घाट पर खड़ा है। उसका हाथ गुस्से से कांप रहा है। वह अपनी पिस्तौल लोड करता है। बदला अब शुरू होने वाला है। शहर का एक आलीशान नाइट क्लब। चारों तरफ लाउड म्यूजिक और धुंधली लाइट्स। सिंघानिया का दाहिना हाथ जग्गा शराब के नशे में झूम रहा है। अचानक क्लब की बत्तियां गुल हो जाती हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं। अंधेरे में सिर्फ कबीर की सुलगती हुई सिगरेट की लाल रोशनी दिखाई देती है। जग्गा के बॉडीगार्ड्स एक एक करके फर्श पर गिरते हैं। कबीर अंधेरे का फायदा उठाकर चीते की तरह हमला करता है। लाइट्स वापस आती हैं। जग्गा डरा हुआ फर्श पर रेंग रहा है। कबीर उसके सामने आकर खड़ा होता है। पैर से जग्गा का हाथ कुचल देता है। कबीर ठंडे लहजे में पूछता है, सिंघानिया कहाँ है? जग्गा कांपते हुए कहता है, वो शहर से बाहर है। कबीर बिना पलक झपकाए जग्गा के सिर में गोली मार देता है। अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर। जग्गा की लाश की तस्वीरें टेबल पर बिखरी हैं। विक्रम, जो अब कमिश्नर बन चुका है, गुस्से में चिल्लाता है। विक्रम अपने जूनियर को आर्डर देता है, मुझे वो कातिल 24 घंटे के अंदर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। लेकिन उसकी आंखों में कबीर का खौफ साफ दिख रहा है। कबीर एक पुराने जर्जर गैरेज में अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा है। दीवार पर विक्रम और सिंघानिया की तस्वीरों पर लाल क्रॉस लगा है। वहां रिया आती है, जो समीर की मंगेतर थी और अब एक खोजी पत्रकार है। वह कबीर को रोकने की कोशिश करती है। रिया कहती है, कबीर, तुम इस रास्ते पर जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। कानून को अपना काम करने दो। कबीर कड़वाहट से हंसता है। कबीर कहता है, कानून तो उसी दिन मर गया था रिया, जब विक्रम ने समीर की पीठ में छुरा घोंपा था। अब सिर्फ इंसाफ होगा। रिया कबीर को एक सीक्रेट पेन ड्राइव देती है। इसमें सिंघानिया के अगले बड़े शिपमेंट की डिटेल्स हैं। आज रात गोदी हार्बर पर 200 करोड़ की डील है। रात के 12 बजे समंदर की लहरों का शोर। गोदी पर भारी सुरक्षा के बीच सिंघानिया के आदमी कंटेनर्स अनलोड कर रहे हैं। विक्रम खुद पुलिस की वर्दी में वहां मौजूद है, डील की निगरानी कर रहा है। वह सिंघानिया से फोन पर बात करता है, सब सेफ है भाई। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक गोदी के मेन गेट को तोड़ता हुआ अंदर घुसता है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। ट्रक से कबीर उतरता है, दोनों हाथों में ऑटोमेटिक गन्स हैं। वह अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। सिंघानिया के गुंडे ताश के पत्तों की तरह गिरते हैं। विक्रम कबीर को देखकर चौंक जाता है। कबीर, तुम जिंदा हो? वह अपनी जान बचाने के लिए एक कंटेनर के पीछे छुपता है। कबीर चिल्लाता है, विक्रम, आज तेरी वर्दी का रंग लाल होगा। वह गोलियों से कंटेनर को छलनी कर देता है। विक्रम का बायां पैर जख्मी हो जाता है। वह लंगड़ाते हुए एक कार में बैठता है और तेजी से वहां से भाग निकलता है। कबीर उसका पीछा नहीं करता, वह मुस्कुराता है। अगले दिन मीडिया में तहलका मच जाता है।
गोदी पर हुए हमले की खबरें हर चैनल पर हैं। सिंघानिया अपने अंडरग्राउंड बंकर में बौखलाया हुआ है। सिंघानिया विक्रम को थप्पड़ मारता है। एक मामूली लड़का तुम्हारी नाक के नीचे से मेरी पूरी डील बर्बाद कर गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। विक्रम गुस्से में कहता है, वो मामूली नहीं है, वो समीर का भाई है। वो हमें एक एक करके मारेगा। हमें रिया का इस्तेमाल करना होगा। शाम का वक्त। रिया अपने ऑफिस से निकल रही है। अचानक दो काले रंग की गाड़ियां आकर रुकती हैं। गुंडे रिया को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर खींच लेते हैं। कबीर के फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है। वीडियो में रिया एक कुर्सी से बंधी हुई है और विक्रम उसकी कनपटी पर बंदूक ताने खड़ा है। विक्रम वीडियो में कहता है, कबीर, अगर अपनी इस दोस्त की जान प्यारी है तो आज रात उसी पुराने गोदाम में आ जाओ जहां तुम्हारे भाई ने आखिरी सांस ली थी। कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह अपनी कार की डिक्की खोलता है जिसमें हथियारों का पूरा जखीरा रखा है। वह आखिरी जंग के लिए तैयार होता है। रात का सन्नाटा। वही पुराना डरावना सरकारी गोदाम। भारी बारिश हो रही है। बिजली कड़कने की आवाजें माहौल को और गंभीर बना रही हैं। गोदाम के अंदर सिंघानिया और विक्रम अपने बीसियों बंदूकधारी गुंडों के साथ कबीर का इंतजार कर रहे हैं। रिया कोने में बंधी रो रही है। गोदाम का भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। कबीर भारी कदमों से अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। सिंघानिया हंसता है, हथियार नीचे डालो कबीर, वरना ये लड़की तड़प कर मरेगी। कबीर अपनी बंदूकें जमीन पर फेंक देता है। विक्रम के इशारे पर चार गुंडे कबीर पर टूट पड़ते हैं। वे उसे लाठियों और घूंसों से बुरी तरह पीटने लगते हैं। कबीर खून की उल्टियां करता है। रिया चिल्लाती है, कबीर मत सहो, उठो। कबीर जमीन पर गिरा हुआ मुस्कुराता है। उसकी नजर दीवार पर लगे एक पुराने बिजली के मेन स्विच पर पड़ती है। कबीर अचानक पूरी ताकत से उठता है और पास खड़े गुंडे को उठाकर बिजली के खुले तारों पर फेंक देता है। पूरे गोदाम में शॉर्ट सर्किट होता है और अंधेरा छा जाता है। अंधेरे और बारिश के बीच सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। कबीर छुपे हुए हथियारों से एक एक करके सिंघानिया के गुंडों का खात्मा करने लगता है। रोशनी वापस आती है। सारे गुंडे ढेर हो चुके हैं। सिंघानिया भागने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर एक कुल्हाड़ी फेंककर उसके पैर पर मारता है। सिंघानिया गिर जाता है। विक्रम रिया को ढाल बनाकर कबीर पर निशाना साधता है। कबीर बिना डरे आगे बढ़ता है और बिजली की तेजी से रिया को खींचकर विक्रम की छाती में अपनी बची हुई आखिरी गोली उतार देता है। विक्रम ढेर हो जाता है। कबीर घायल सिंघानिया के पास जाता है। समीर का पुराना बिल्ला बैज उसकी छाती पर गाड़ देता है और गोदाम को आग लगा देता है। कबीर और रिया जलते हुए गोदाम से बाहर निकलते हैं। इंसाफ पूरा हो चुका है। रात का सन्नाटा। एक सुनसान हाईवे पर सिर्फ एक कार की हेडलाइट्स चमक रही हैं। अंदर कबीर स्टीयरिंग व्हील पर कसकर हाथ टिकाए हुए है, उसकी आंखें लाल हैं। अचानक कार के डैशबोर्ड पर रखा फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, अज्ञात। कबीर फोन उठाता है, उसकी सांसें भारी हैं। फोन से एक भारी बदली हुई आवाज आती है, कबीर, खेल शुरू हो चुका है। तुम्हारे पास सिर्फ 45 मिनट हैं। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। कबीर गुस्से में चिल्लाता है, कौन हो तुम? मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन फोन कट जाता है। वो गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारता है। तभी कार की डिग्गी से कुछ खटखटाने की आवाज आती है। कबीर चौंक जाता है। वो तुरंत ब्रेक मारता है। टायरों के घिसटने की तीखी आवाज गूंजती है। कबीर कार से बाहर निकलता है। चारों तरफ घना अंधेरा और कोहरा है। वो धीरे धीरे कार के पीछे जाता है, उसका हाथ कांप रहा है। जैसे ही वो डिग्गी खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर बेटी नहीं, बल्कि एक पुराना टाइमर बम रखा है, जिस पर उल्टी गिनती चल रही है, 4400। बम के ठीक बगल में एक चिट्ठी रखी है। कबीर उसे उठाता है। खून से लिखा है, पुरानी गलतियों की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, कबीर।
कबीर को 5 साल पुराना वो खौफनाक हादसा याद आता है जब उसकी एक लापरवाही ने एक बेगुनाह की जान ले ली थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी फोन पर एक लोकेशन का मैसेज आता है, सिटी का पुराना कब्रिस्तान। कबीर बिना वक्त गवाए कार में बैठता है और एक्सीलेटर पर पैर दबा देता है। कार हवा से बातें करने लगती है। कबीर मन ही मन दुआ कर रहा है कि वो सही वक्त पर पहुंच जाए। टाइमर तेजी से घट रहा है। शहर की सीमा शुरू होती है। पुलिस का एक नाका दिखाई देता है। बैरिकेड्स लगे हैं। कबीर को रुकने का इशारा किया जाता है। कबीर गाड़ी रोकने के बजाय बैरिकेड्स को टक्कर मारते हुए निकल जाता है। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए उसके पीछे लग जाती हैं। पीछे मुड़कर देखते हुए कबीर का संतुलन बिगड़ता है। कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकराते टकराते बचती है। वो खुद को संभालता है। अब पुलिस की 3 गाड़ियां कबीर का पीछा कर रही हैं। कबीर शहर की तंग गलियों में गाड़ी घुसा देता है जहां पुलिस के लिए आना मुश्किल हो। एक संकरी गली में कबीर अपनी कार को रोक देता है। वो कार से कूदता है, बम और चिट्ठी उठाता है और पैदल ही भागने लगता है। पुलिस वाले कार के पास पहुंचते हैं, लेकिन कबीर तब तक अंधेरी गलियों में गायब हो चुका होता है। कबीर एक पुरानी इमारत के पीछे छिप जाता है। टाइमर पर अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। कबीर की शर्ट पसीने से भीग चुकी है। वो कब्रिस्तान की तरफ दौड़ना शुरू करता है, जो अब कुछ ही दूरी पर है। कब्रिस्तान के लोहे के भारी और जंग लगे दरवाजे के सामने कबीर रुकता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा है। कबीर अंदर कदम रखता है। सूखी पत्तियां उसके जूतों के नीचे चरमरा उठती हैं। वो चिल्लाता है, मैं आ गया हूं, बाहर आओ। तभी एक पेड़ के पीछे से एक साया उभरता है। वो काली ओवरकोट पहने हुए है, चेहरा हैट के साये में छिपा है। अजनबी मुस्कुराता है, उसकी हंसी ठंडी और डरावनी है। समय के पाबंद हो कबीर, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो? कबीर अपनी गन निकालता है और उस पर तान देता है। मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं यहीं तुम्हें ढेर कर दूंगा। अजनबी अपनी हैट हटाता है। कबीर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये राघव था, वही शख्स जिसे कबीर ने मरा हुआ समझ लिया था। राघव तंज कसते हुए कहता है, कानून की नजर में मैं मर गया था कबीर, लेकिन मैं जिंदा रहा, सिर्फ इस दिन के लिए, बदला लेने के लिए। कबीर हड़बड़ाते हुए कहता है, उस हादसे में जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था राघव। मेरी बेटी को इसमें मत घसीटो प्लीज। राघव चिल्लाता है, एक्सीडेंट? मेरी बहन की जान गई थी उसमें। तुमने उसे बचाया नहीं, अपनी नौकरी बचाई। आज तुम्हारी बेटी भुगतेगी। राघव रिमोट कंट्रोल दिखाता है। इस कब्रिस्तान के ठीक नीचे एक तहखाना है जहां तुम्हारी बेटी बंधी हुई है, और वहां भी एक बम है। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टाइमर पर अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। दोनों बम एक साथ जुड़े हुए हैं। राघव कहता है, एक ही रास्ता है, या तो तुम खुद को इस बम के साथ उड़ा लो तो तहखाने का बम रुक जाएगा, या फिर अपनी बेटी को मरते देखो। कबीर बिना सोचे अपनी गन नीचे फेंक देता है। मुझे मंजूर है, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसकी आंखों में समर्पण है। राघव हंसता है, इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें तड़पना होगा। राघव कबीर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। कबीर राघव के वार को रोकता है और उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन राघव के हाथ में एक नुकीला पत्थर आ जाता है। राघव वो पत्थर कबीर के कंधे पर मारता है। कबीर दर्द से कराह उठता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो राघव का हाथ मरोड़ देता है। रिमोट राघव के हाथ से छूटकर दूर गिर जाता है। कबीर रिमोट की तरफ लपकता है, लेकिन राघव उसकी टांग पकड़कर खींच लेता है। टाइमर पर अब आखिरी की 60 सेकंड एक बची हैं। बीप की आवाज तेज और डरावनी होती जा रही है। कबीर अपनी पूरी ताकत लगाता है और राघव के चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है। राघव बेहोश होकर गिर पड़ता है।
कबीर घिसटते हुए रिमोट तक पहुंचता है और लाल बटन दबा देता है। टाइमर 12:05 पर आकर रुक जाता है। कबीर राहत की गहरी सांस लेता है। कबीर तुरंत तहखाने का दरवाजा ढूंढता है, जो एक पुरानी कब्र के नीचे छिपा हुआ था। वो भारी पत्थर को पूरी ताकत से हटाता है। नीचे अंधेरे तहखाने में उसकी 7 साल की बेटी सिया एक कुर्सी से बंधी हुई है, उसकी आंखों पर पट्टी है। वो रो रही है। कबीर सीढ़ियों से नीचे कूदता है और सिया को गले लगा लेता है। बेटा, पापा आ गए। सब ठीक है, वो उसके बंधन खोलता है। सिया कबीर को कसकर पकड़ लेती है। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा था। कबीर उसे अपनी गोद में उठाता है और बाहर लाता है। कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। अंधेरा छंट रहा है और दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज आ रही है। कबीर पुलिस को अपनी तरफ आते देखता है। वो जानता है कि उसे अपनी पुरानी गलतियों के लिए कानून का सामना करना होगा, लेकिन आज वो खुश है। कबीर सिया का हाथ थामे पुलिस की तरफ बढ़ता है। कैमरे का एंगल ऊपर उठता है। उगते सूरज की रोशनी में कबीर के चेहरे पर एक सुकून है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अंधेरे कमरे की घुटन में अचानक नीली रोशनी चमकी। एक रहस्यमयी नोटिफिकेशन हवा में तैरने लगा। इंसानियत के अपमान पर भड़के गुस्से ने उसकी रगों में खौफनाक लावा जैसा कुछ बहा दिया था। सिस्टम ने जैसे ही छिपे हुए मिशन को स्वीकारा, बाफोमेट के शरीर में असीमित ताकत जाग उठी। हथियार पर उसकी पकड़ मजबूत हुई और उसने अपने मारे गए साथियों के लिए एक चीख मारी। किसकी हिम्मत हुई मेरे खिलौनों को तोड़ने की? उसकी दहाड़ से पत्थरों की दीवारें हिल उठीं। बाफोमेट ने बिना सोचे आगे बढ़कर जमीन पर गिरे तड़पते हुए शिकारी की तलवार उठा ली। तभी लाल अक्षरों में सिस्टम की चेतावनी आई, पराये हथियार से परफॉर्मेंस शून्य हो जाएगी। पर अगले ही पल सिस्टम में एक गंभीर एरर हुआ, जिसने सारे नियमों को ध्वस्त कर दिया। मास्टर ऑफ वेपन्स की गुप्त क्षमता जागृत हुई, जिसने उसे अजेय चीट कोड दे दिया था। अब वह किसी भी धातु के हथियार को पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल कर सकता था। एक झटके में उसने लड़की को बंधक बनाने वाले गुंडे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। दुश्मनों के बॉस ने पलक झपकते ही इस जानलेवा खतरे की गूंज को भांप लिया था। बाफोमेट की सुलगती आंखें बॉस पर टिकीं। क्या मेरे खिलौने उजाड़ने वाले पापी तुम ही हो? बॉस ने घमंड से हंसते हुए कहा, खिलौनों से खेलने की तुम्हारी उम्र अब निकल चुकी है। इशारा मिलते ही खूंखार गुंडे शिकारी को घेरने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह लपके। बाफोमेट की बिजली सी तेज तलवार ने पहले गुंडे की छाती को आर पार चीर दिया। दूसरे ने हमला करना चाहा, पर बाफोमेट ने उसका हाथ हवा में ही मरोड़कर काट दिया। इस घातक और बेरहम युद्ध शैली को देखकर बॉस के चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन छाया। शायद मुझे आज कोई जैकपॉट मिल गया है, कहते हुए बॉस ने अपनी तलवार से वार किया। धातु के टकराने की तीखी आवाज गूंजी। बाफोमेट ने बेहद आसानी से उस हमले को रोका। बॉस उसकी हड़बड़ाहट रहित फुर्ती देखकर हैरान था। वह उसकी हंटर क्लास का अंदाजा लगाने लगा। हवा को चीरती हुई बॉस की चाबुक जैसी तलवार बाफोमेट के गाल को छूकर निकल गई। खून की एक पतली लकीर बह निकली, पर बाफोमेट के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। बॉस मन ही मन बौखलाया कि इतना ताकतवर शिकारी भेष बदलकर यहाँ क्यों छुपा था। अगले ही पल बॉस की चाबुक वाली तलवार इतनी तेजी से घूमी कि दिखना बंद हो गई। लगातार होते वार बाफोमेट के बदन को लहूलुहान कर गहरे जख्म देने लगे थे। बॉस ने ताना मारा, तुम्हारी ताकत अच्छी है, पर शिकारी से लड़ने का तजुर्बा बिल्कुल शून्य है। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे कीमती अंगों को बाजार में ऊंचे दामों पर बेचूंगा। तभी बाफोमेट की पैसिव स्किल डेथ थ्रो एक्टिव हुई, जो बहते खून से ताकत पाती है। शरीर से खून गिरते ही उसकी सारी क्षमताएं अचानक 15% तक बढ़ती चली गईं। बाफोमेट की रफ्तार अब बॉस की कल्पना से परे हो चुकी थी। वार हवा में रुकने लगे। एक जोरदार मुक्का बॉस के जबड़े पर लगा, जिससे वह दूर जमीन पर जा गिरा। बॉस ने अपनी चाबुक तलवार से खुद को बचाया, पर उसका दिमाग पूरी तरह चकरा चुका था। तभी बॉस के सामने का नजारा बदला। उसे बाफोमेट की जगह एक खौफनाक राक्षस दिखने लगा। आसपास का पूरा माहौल खून के गहरे लाल रंग के धुएं में तब्दील होने लगा था। यह मेरे मरे हुए लीडर के नाम पर है। बाफोमेट ने बॉस का एक हाथ काट डाला।
बॉस की दर्दनाक चीख गूंजी, पर बाफोमेट ने दूसरा हाथ भी बेरहमी से अलग कर दिया। और यह साइलेंट वन के लिए है। उसकी आवाज में साक्षात यमराज का सन्नाटा घुला था। एक और बिजली सा वार हुआ और बॉस का पैर कटकर दूर जा गिरा। तड़प बढ़ गई। आखिरी वार उस शख्स के लिए जिसने मुझे मेरा असली नाम मिनूचा दिया था। मिनूचा ने नफरत से तलवार उठाई और बॉस की चीखों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया, पर मिनूचा के भीतर का गुस्सा अब भी उबल रहा था। सिस्टम ने फिर चेतावनी दी। डेथ थ्रो का दुष्प्रभाव उसे पूरी तरह पागल बना रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ मांस और ताजा खून बहाने की एक बेकाबू भूख जाग उठी थी। पीछे बची घायल शिकारी लड़की हिली और मिनूचा की तलवार उसकी तरफ धीरे से उठ गई। बैफोमेट की उलझी हुई निगाहें अचानक सामने खड़े उस अजनबी पर टिक जाती हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जो आने वाले तूफान का संकेत है। यह वह शख्स नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी, फिर भी कुछ अजीब सा था। उस अजनबी का चेहरा देखकर बैफोमेट के ज़हन में एक धुंधली सी याद कौंधती है। वह याद किसी दफन हो चुके खौफनाक अतीत के साए की तरह उसे झकझोर देती है। अतीत की वह परछाई उसके दिमाग में एक गहरा सन्नाटा पैदा कर देती है। बैफोमेट की आंखों में इंसानों को देखते ही सिर्फ बेरहम कत्लेआम का खून सवार होता है। उसकी नसें फड़कने लगती हैं और वह अपने हाथ में हथियार कसने लगता है। उसके कदम बिना किसी हिचकिचाहट के उन इंसानों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इससे पहले कि वह उन तक पहुंचता, उसके आसपास की हवा अचानक भारी होने लगी। अदृश्य साए ने उसे छुआ और उसके कानों में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी। उस फुसफुसाहट के साथ ही उसके आसपास की दुनिया तेजी से धुंधलाने लगी। चारों तरफ एक गहरा स्याह अंधेरा छा गया और उसकी चेतना धीरे धीरे खोने लगी। उसका शरीर बेजान होने लगा और वह चेतना के एक दूसरे छोर पर चला गया। तभी दृश्य बदला और वह खुद को एक भव्य, डरावने सिंहासन पर बैठा पाता है। उसके खूंखार गुलाम उसके सामने घुटने टेककर अगले क्रूर आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सिंहासन पर बैठा बैफोमेट अपनी भारी आवाज में पूरी धरती के खात्मे का हुक्म देता है। वह चीखकर कहता है कि इस दुनिया के तमाम इंसानों को बेरहमी से मिटा दो। अचानक एक और झटका लगता है और वह खुद को इंसानी रूप में तड़पता हुआ पाता है। रेवेन ने उसकी छाती के आर पार अपनी घातक तलवार बेरहमी से घोंप दी है। कमजोर और बेबस पड़ा बैफोमेट अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए दम तोड़ देता है। अगले ही पल बैफोमेट एक खौफनाक चीख के साथ अचानक अपनी आंखें खोल देता है। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर है और दिल तेजी से धड़क रहा है। वह घबराकर चारों तरफ देखता है, पर वहां कोई खदान नहीं, सिर्फ एक कमरा है। उसे होश में आते देख वहां खड़ा लीडर उसे तुरंत पहचान लेता है। वह एबिसल टॉवर की उस भयानक घटना को याद करके उसे धोखेबाज पुकारता है। लीडर ऊंचे स्वर में कहता है कि क्या यह कत्लेआम भी तुम्हारा कोई नया घोटाला है। यह सुनकर बैफोमेट बुरी तरह उलझ जाता है और उसके चेहरे पर शिकन आ जाती है। वह सोचता है कि बॉस शायद उसी शिकारी की बात कर रहा है जिसे उसने मारा था। वह खदान के भीतर मरे पड़े उस शिकारी के खून से सने चेहरे को याद करता है। लीडर कहता है कि उसने बैफोमेट का अतीत खंगाला, पर वहां सिर्फ कोरा सन्नाटा था। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया के इतिहास में तुम्हारा कभी कोई वजूद ही नहीं था। हंटर रजिस्ट्री में भी बैफोमेट के नाम का कोई सुराग या रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। बॉस को शक है कि बैफोमेट ने हमले के दौरान अपनी शक्तियां जगाई हैं। वह बैफोमेट की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में उसकी असली पहचान पूछता है। वह चेतावनी देता है कि तुम्हारा सच ही तय करेगा कि तुम जिंदा बचोगे या नहीं। इस धमकी के जवाब में बैफोमेट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से अपना भारी घूंसा सामने लगी कांच की दीवार पर दे मारता है। एक जोरदार कड़कड़ाहट के साथ उस मजबूत बुलेट प्रूफ कांच में दरारें आ जाती हैं। सवालों की इस अंतहीन बौछार से चिढ़कर बैफोमेट अपनी लाल आंखें तरेरता है। वह कड़क आवाज में बॉस को तमीज और तहजीब के बुनियादी नियम याद दिलाता है। वह कहता है कि कायदे के मुताबिक पहले खुद का परिचय दिया जाता है, शिकारी। कांच के उस पार खड़ा बॉस बिना विचलित हुए उसे बेहद शांति से देखता है। वह मुस्कुराते हुए दोबारा पूछता है कि तुम इस कालकोठरी के भीतर क्यों बंद हो।
वह ताना मारता है कि क्या तुम्हें उस शिकारी को मारने का कोई पछतावा है। अपने मजाकिया लहजे को बदलते हुए बॉस अचानक एक बेहद खौफनाक धमकी देता है। अगर तुमने उस मरे हुए शिकारी को दोबारा जिंदा करने की हिमाकत की तो अंजाम सोच लो। मैं खुद यह पक्का करूंगा कि इस दुनिया में तुम्हारी लाश का नामो निशान न मिले। तभी हवा में एक अजीब सी सनसनाहट होती है और माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एक अनजान शख्स अचानक बैफोमेट के ठीक सामने प्रकट होकर जोर से हंसने लगता है। वह सीधे बैफोमेट की आंखों में झांकते हुए उसे कत्ल करने की खुली चुनौती देता है। अचानक सामने आए उस शख्स को देखकर बैफोमेट एक पल के लिए सहम जाता है। उस अजनबी का चेहरा और उसका अंदाज हूबहू उस घातक रेवेन की याद दिलाता है। गुस्से में अंधा होकर बैफोमेट उस पर झपटता है, पर वह शख्स बेहद फुर्तीला है। एक ही झटके में उस शख्स ने बैफोमेट को हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। उसने बैफोमेट की गर्दन को अपने मजबूत हाथों से दबोचकर जमीन में धंसा दिया। वह मुस्कुराते हुए बैफोमेट के जज्बे और उसकी शिकार करने की कला की तारीफ करता है। वह शख्स खुलासा करता है कि वह सरकार के एक बेहद गुप्त संगठन का हिस्सा है। उनका काम उन अपराधियों को ढूंढकर सलाखों के पीछे डालना है जो शिकारी बन चुके हैं। उन्हें रॉग्स कहा जाता है, जो समाज में छिपे खूंखार शिकारियों का शिकार करते हैं। वह बताता है कि बैफोमेट ने जिस शिकारी को मारा वह एक वांटेड मुजरिम था। वह कूड़ा बीनने वाले का नाटक करके मासूम लोगों की जान लिया करता था। वह उनके जिस्म के अंगों को अमीर बूढ़ों को ऊंचे दामों में बेच देता था। अमीर लोग सोचते थे कि शिकारियों के अंग लगवाकर वे हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अफसर मानता है कि बैफोमेट ने एक दरिंदे का खात्मा करके अच्छा काम किया है, पर वह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि उसने 5 और जानें ली हैं। अफसर पूरी लगन से उस खून से सने घटना स्थल की बारीकियों की जांच करता है। यह कत्ल किसी नौसिखिए का नहीं बल्कि एक मंझे हुए पेशेवर का काम लगता है। हाल ही में जागने वाला कोई भी इंसान इतनी बेरहमी से कत्ल नहीं कर सकता। अफसर अपने अनुभव से भांप लेता है कि बैफोमेट एक पैदाइशी और खूंखार कातिल है। तुम्हारे हाथों की यह सफाई बिना दर्जनों कत्ल किए आ ही नहीं सकती, बैफोमेट। मगर परेशानी यह है कि एबिसल टॉवर के अलावा तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं मिलता। बैफोमेट के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपककर फर्श पर गिरने लगती हैं। उसे अच्छी तरह याद है कि वह अभी कुछ ही समय पहले इंसान बना है। अफसर मन ही मन फैसला कर लेता है कि यह लड़का समाज के लिए बेहद खतरनाक है। बैफोमेट भी समझ जाता है कि इस कमजोर शरीर के साथ वह अफसर से नहीं जीत सकता। अफसर कहता है कि तुम फितरत से ही बदतमीज और एक शातिर मुजरिम हो, बैफोमेट। जब भी तुम कोई गुनाह करोगे हमारी टीम तुम्हें उसी वक्त खत्म कर देगी। बैफोमेट के ख्यालों में फिर से रेवेन की वह अजय और खौफनाक सूरत उभर आती है। वह सोचता है कि रेवेन बचपन से इंसान था, इसलिए उसका शरीर इतना ताकतवर था। उसी पल अफसर बैफोमेट की तकदीर का आखिरी और सबसे बड़ा फैसला सुना देता है। रात का सन्नाटा। एक सुनसान हाईवे पर तेज रफ्तार काली एसयूवी हेडलाइट्स बंद किए दौड़ रही है। कार के अंदर कबीर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ टिकाए है, उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर खून के धब्बे हैं। पीछे की सीट पर एक चमड़े का बैग रखा है जो थोड़ा खुला है। अंदर नोटों की गड्डियां और एक अजीब सी दिखने वाली चिप चमक रही है। अचानक कबीर के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, द बॉस। कबीर कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से भारी ठंडी आवाज आती है, खेल खत्म कबीर, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। कबीर फोन काट देता है और एक्सीलेटर पर पैर दबा देता है। इंजन जोर से दहाड़ता है। तभी सामने सड़क पर 3 पुलिस की गाड़ियां बैरिकेडिंग किए खड़ी दिखाई देती हैं। लाल नीली बत्तियां चमक रही हैं। कबीर बिना डरे एसयूवी को सीधे बैरिकेडिंग की तरफ मोड़ देता है। एक जबरदस्त टक्कर होती है। धमाका। पुलिस की गाड़ियां हवा में उछल जाती हैं। कबीर की कार धुएं के गुबार को चीरती हुई आगे निकल जाती है। अगली सुबह मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर। एसीपी अर्जुन चक्रव्यूह बोर्ड पर कबीर की तस्वीर पिन करता है। अर्जुन अपनी टीम से कहता है, यह लड़का कोई मामूली चोर नहीं है।
इसके पास वो डेटा है जो पूरे देश को हिला सकता है। एक जूनियर ऑफिसर पूछता है, सर, इसे जिंदा पकड़ना है या? अर्जुन शांत रहकर अपनी गन लोड करता है। एक पुराना जर्जर गोदाम। कबीर वहां छुपकर अपनी चोट पर पट्टी बांध रहा है। वह दर्द से कराह उठता है। गोदाम का दरवाजा धीरे से खुलता है। कबीर तुरंत अपनी बंदूक तान लेता है। साए में एक लड़की खड़ी है, रिया। रिया कहती है, रिलैक्स कबीर, मैं यहां तुम्हें मारने नहीं, बचाने आई हूं। लेकिन मेरा हिस्सा आधा होगा। कबीर हंसता है, तुम पर भरोसा करना यानी खुद की कब्र खोदना है, रिया। रिया मुस्कुराकर अपनी जेब से एक ट्रैकर निकालती है, तुम्हारी कार में यह लगा था। पुलिस 5 मिनट में यहां होगी। दूर से पुलिस के सायरन की आवाजें गूंजने लगती हैं। कबीर और रिया एक दूसरे को देखते हैं और भागने का फैसला करते हैं। गोदाम के पीछे की पतली गलियां। दोनों तेजी से दौड़ रहे हैं। पीछे से पुलिस की गोलियों की आवाजें आती हैं। एक गोली कबीर के कंधे को छूकर निकल जाती है। वह दीवार के सहारे गिरता है। रिया उसे संभालती है और पास खड़ी एक लावारिस बाइक को स्टार्ट करती है। कबीर पीछे बैठ जाता है। बाइक मुंबई की व्यस्त ट्रैफिक और संकरी झुग्गियों के बीच से सांप की तरह निकलती है। पीछे 2 पुलिस की बाइक्स उनका पीछा कर रही हैं। अर्जुन खुद एक बाइक चला रहा है, उसकी आंखें कबीर पर टिकी हैं। कबीर पीछे मुड़कर अर्जुन पर 2 फायर करता है। अर्जुन की बाइक का टायर फटता है और वह सड़क पर घिसट जाता है। कबीर और रिया एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में घुसकर गायब हो जाते हैं। अर्जुन गुस्से में जमीन पर हाथ मारता है। एक सेफ हाउस का इंटीरियर। कबीर और रिया टेबल पर रखी उस चिप को देख रहे हैं। रिया लैपटॉप में चिप लगाती है। स्क्रीन पर एक्सेस डिनाइड और एक 60 सेकंड का उल्टी गिनती वाला टाइमर शुरू हो जाता है। कबीर कहता है, यह पासवर्ड सिर्फ एक इंसान के पास है। मिनिस्टर जयवर्धन। जयवर्धन का महलनुमा बंगला। वह फोन पर किसी विदेशी डीलर से बात कर रहा है। माल महफूज है, कबीर का खेल आज रात खत्म हो जाएगा। उसी वक्त बंगले की बत्तियां गुल हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जयवर्धन के बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। अंधेरे में केवल गनशॉट के फ्लैश दिखाई देते हैं। एक एक करके सारे बॉडीगार्ड्स जमीन पर गिरते हैं। जयवर्धन अपने केबिन में भागता है और लॉकर खोलने की कोशिश करता है। तभी उसके पीछे एक परछाई आकर खड़ी होती है। लाइट्स वापस आती हैं। कबीर जयवर्धन की कुर्सी पर बैठा है, हाथ में बंदूक है। रिया दरवाजे पर पहरा दे रही है। जयवर्धन कांपते हुए कहता है, तुम्हें क्या चाहिए कबीर? पैसा? पावर? मैं सब दूंगा। कबीर ठंडे लहजे में कहता है, मुझे सिर्फ कोड चाहिए। वो कोड जिसने 5 साल पहले मेरे भाई की जान ली थी। जयवर्धन मना करता है। कबीर बिना सोचे उसके पैर में गोली मार देता है। जयवर्धन चीख पड़ता है। दर्द से तड़पते हुए जयवर्धन कोड टाइप करता है, REVENGE101। लैपटॉप स्क्रीन पर एक्सेस ग्रांटेड आता है। डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है। रिया स्क्रीन देखकर चौंक जाती है, कबीर। इसमें सिर्फ देश के गद्दारों के नाम नहीं हैं, इसमें। तभी अचानक रिया कबीर की पीठ पर बंदूक तान देती है। उसकी आंखों में अब कोई हमदर्दी नहीं है। रिया कहती है, सॉरी कबीर, इस डेटा की कीमत 500 करोड़ है। मैं इसे अकेले ले जा रही हूं। कबीर बिना मुड़े मुस्कुराता है, मुझे पता था रिया, इसलिए मैंने तुम्हें खाली गन दी थी। रिया ट्रिगर दबाती है, सिर्फ क्लिक की आवाज आती है। उसी पल खिड़की का शीशा टूटता है। अर्जुन अपनी टीम के साथ अंदर ब्लास्ट करता है। सब हाथ ऊपर करो। कबीर फुर्ती से जयवर्धन को ढाल बनाता है और रिया खिड़की से नीचे स्विमिंग पूल में कूद जाती है। अर्जुन और कबीर के बीच आमने सामने की फाइट होती है। घूंसे और लात चलते हैं। कबीर अर्जुन को धक्का देकर डेटा ड्राइव लेकर भागने में कामयाब होता है। सुबह का सूरज उग रहा है। कबीर एक नई गाड़ी में बैठकर शहर की सीमा पार कर रहा है।
वह ड्राइव को देखता है और कहता है, अब इंसाफ होगा। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। बैफोमेट पानी की गहराइयों में डूब रहा है। चारों तरफ खामोशी और अंधकार छाने लगा है। तभी पानी को चीरती हुई एक सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली लड़की प्रकट होती है। धुंधले पानी के भीतर बैफोमेट होश खोने से ठीक पहले उसके घने बाल पकड़ लेता है। पूल के ऊपर खड़ी लड़कियां घबराकर चीखती हैं जब सुनहरे बाल सतह पर तैरने लगते हैं। अंधेरे चेतना के भीतर बैफोमेट खुद को नंबर 18 के रूप में एक रहस्यमय दुनिया में पाता है। एक परछाई उसे डांटती है और अगले ही पल इंसान बनकर उस पर तलवार से वार करती है। तुम्हारा काम इंसानों के हाथों मरना है। इन खौफनाक शब्दों के साथ बैफोमेट की आंख खुलती है। सामने वही सुनहरी परी बैठी है जिसकी सहेलियां बैफोमेट को घूरने पर आंखें निकालने की धमकी देती हैं। मिस्टर मा बीच बचाव करने आते हैं। तभी आर्क गिल्ड की अध्यक्ष अकिदना वहां कदम रखती है। अकिदना टूटे हुए सुनहरे बाल दिखाकर चिल्लाती है कि उनकी पूल पार्टी इस लड़के ने बर्बाद कर दी। वह वाल्किरी के रूपरंग और इन बालों को बनाए रखने के भारी खर्च का लंबा हिसाब देती है। हर एक सुनहरे बाल की कीमत 1 करोड़ है। अकिदना की यह मांग सुनकर मिस्टर मा के होश उड़ जाते हैं। बैफोमेट मासूमियत और बेरुखी से पूछता है कि क्या यह लड़की सच में इतनी कीमती है। अकिदना गुस्से में मुस्कुराती है और कहती है कि या तो जुर्माना भरो या अपने शरीर से किश्तें चुकाओ। शारीरिक शोषण की इस बात से बैफोमेट का पुराना जख्म हरा हो जाता है और उसकी आंखें सुलग उठती हैं। जिम्मेदारी मेरी नहीं, उस ग्रिफिन की है जिसने मुझे खिड़की से बाहर पूल में लात मारकर फेंका था। उसी पल ग्रिफिन वहां आता है। उसकी ठंडी और भारी मौजूदगी देखकर पूरी गिल्ड सहम जाती है। मिस्टर मा माहौल शांत करने के लिए नगद के बदले एक रहस्यमय टॉवर के विशेष अधिकार सौंपते हैं। अकिदना मन ही मन खुश होकर सौदा मान लेती है और जाते जाते वाल्किरी बैफोमेट को देखकर मुस्कुराती है। वह बैफोमेट को आंख मारती है जिससे उलझन में पड़ा बैफोमेट सोचता है कि क्या वह लड़ना चाहती है। ग्रिफिन अचानक बैफोमेट के करीब आकर पूछता है कि तुमने मुकाबले के दौरान मेरा नीला बैंड कैसे निकाला। तुम अपने भाई की मौत का बदला नहीं चाहते, तुम बस अपना गुस्सा मुझ पर निकालना चाहते हो। बैफोमेट की बात सच थी। ग्रिफिन इसलिए भड़का था क्योंकि बैफोमेट ने उसके भाई को पहले मार दिया था। ग्रिफिन को बैफोमेट के भीतर एक खूंखार दानव की हिंसक और डरावनी प्यास साफ महसूस होने लगती है। तुम इंसान के भेष में एक राक्षस हो। ग्रिफिन की इस बात पर बैफोमेट जोर से हंस पड़ता है। अगर मैं राक्षस हूं और तुम शिकारी तो ताकतवर बनो, वरना अगली बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ओरिएंटेशन के बाद मिस्टर मा बैफोमेट को सियोल के बाहरी इलाके में एक पुराना डरावना घर देते हैं। ऊंचे महलों के बजाय इस खुले और वीरान घर को देखकर बैफोमेट की आत्मा को अजीब सुकून मिलता है। झाड़ियों को साफ करते हुए बैफोमेट कहता है कि ऊंचाइयों पर रहना उसे एक पिंजरे जैसा महसूस कराता है। मिस्टर मा हैरान हैं, पर वे खुश हैं कि लड़का किसी आलीशान पेंटहाउस की जिद नहीं कर रहा। बैफोमेट को याद आता है कि कैसे ग्रिफिन की शिकारी आंखें पूरे वक्त उस पर टिकी हुई थीं। तभी दूर झाड़ियों के पीछे छिपी एक रहस्यमय परछाई नए घर में आए बैफोमेट को चुपके से निहारती है। बैफोमेट को अपनी रीढ़ में एक ठंडी सनसनी महसूस होती है। कोई उस पर लगातार नजर रख रहा है। मिस्टर मा को कुछ नहीं दिखता और वे बैफोमेट को उसके नए काम और जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं। नए रुकीज को 4 के समूह में बांटा जाता है जहां एक मार्गदर्शक उनकी शक्तियों को निखारता है। सामने खड़े मेंटर ने मुस्कुराते हुए बैफोमेट का कोड नेम पुकारा। इस मशहूर नए शिकारी का स्वागत है।